हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो मुझसे काफ़ी लोग काफ़ी सारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे कॉमेडी वीडियोस पर भी मेरे यूट्यूब पर काफ़ी सारे यूज़र्स कमेंट्स पोस्ट करते हैं कि सर अपने पुराने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि हाउ वी कैन बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। मैं पहले असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर था, करंटली आई एम अ ड्रग्स इंस्पेक्टर एंड अ मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या करना होगा हमें, तो मैं आपको बताऊं कि मैं सबसे पहले जो मेरी जॉब प्रोफाइल थी, सबसे पहले मैं क्या करता था। मैं सबसे पहले जुबिलेंट लाइफ साइंसेज में जूनियर एनालिस्ट था, इज व्हाट लाइक अ रिसर्च एसोसिएट जो लगते हैं हम राइट आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैंने करीब 5-6 महीना वहाँ काम किया था। उसके बाद मैं ड्रग्स एनालिस्ट ज्वाइन किया था एज अ ड्रग्स एनालिस्ट इन यूपी एफडीए लैब। तो वहाँ लैब में मैंने यूपीपीएससी जो होता है आपका स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का वो डिपार्टमेंट, तो वहाँ लैब में एनालिस्ट की वैकेंसीज निकली थी। तो वहाँ मैं क्वालिफाई किया था वो इंटरव्यू यूपीपीएससी के थ्रू। वहाँ मैंने करीब 2 साल कुछ काम किया था, 2 साल 4 महीने के करीब। तो वो एक्सपीरियंस मेरा रहा और हमेशा मेरे काम आया आगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है कि मैं असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर कैसे बना। तो मैं वहाँ काम कर रहा था अपने लैब में, यूपी एफडीए लैब में। एफडीए लैब में काम करते करते मुझे 2-2.5 साल करीब हो चुका था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक वैकेंसी आती है थ्रू एसएससी, स्टाफ सर्विस सिलेक्शन से आपकी वैकेंसी आती है आपकी असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर की। तो असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए उन्होंने ऑन बेसिस ऑफ मेरिट आपको स्टूडेंट्स को इनलिस्ट किया। उसके लिए कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुआ था। आपकी ग्रेजुएशन की जो मेरिट है, बेसिस ऑन द मेरिट उन्होंने सारे लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया था। काफ़ी बड़ी लिस्ट एक शॉर्ट लिस्ट हुई थी। उस शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट कराए थे सारे बच्चों के जो उस लिस्ट के अंदर आए थे। तो मुद्दे की बात, आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो चांसेस आर यू विल नॉट एबल टू क्वालिफाई इन द लिस्ट। हाँ, तो और जैसा मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत, जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट होती है कि वहाँ सिर्फ वो जो कट ऑफ रहता है उसका 96, 99, 98 पर ही कट ऑफ हो जाता है, उसके बाद के लोग नहीं आ पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उस मेरिट लिस्ट के अंदर 70% और 65% तक के जनरल कैंडिडेट्स के बच्चे उन्होंने लिस्ट किए थे। बहुत बड़ा इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट किया था। द इंटरव्यू वॉज कंडक्टेड ऑन अ वेरी मास स्केल और काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने चांस दिया था उस इंटरव्यू का पार्ट होने का, ताकि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स वो चूज़ कर पाएँ। तो एक एक सीट के ऊपर ऑलमोस्ट 20-20, 30-30 बंदे का उन्होंने इंटरव्यू करा था। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स उन्होंने लिस्ट किए थे। बहुत सारे इंटरव्यू में बहुत सारे लोग अपीयर हुए थे। तो वो एक इंटरव्यू था जिसके बेसिस पर मैं आगे असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर बना इस सेंट्रल गवर्नमेंट में, एज इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीडीएससीओ। द पोजीशन इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीडीएससीओ। तो इंटरव्यू में क्या बेसिकली पूछा जाता है, आप ये जो असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट है जो ये हुआ था आपका 2014 के आसपास। इसके बाद भी ये एक बार और हुआ था 16 के आसपास। एक बैच और आया था असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर का। ये नॉर्थ कैडर का था जिसमें मैं क्वालिफाई किया था। इसके बाद एक साउथ कैडर का कर्नाटका रीजन से भी हुआ था। और मे बी इन फ्यूचर दिस सॉर्ट ऑफ रिक्रूटमेंट विल कम, आगे भी आ सकता है ऐसा। लेकिन इसकी श्योरिटी नहीं है कि ये आएगा नहीं आएगा। तो मैं इसके बारे में आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसके बारे में बैठे रहें और इंतज़ार करें इस चीज़ का। ड्रग्स इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट आता है हर 2-3 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में, कभी कभी ज़्यादा टाइम बाद आता है। जैसे 2016 का मेरा बैच है जिसमें मैं क्वालिफाई किया था इन सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। उसके बाद से अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले एक आधा साल के अंदर दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट आने वाला है। जब भी आएगा मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता दूंगा कि कब यूपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है। तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत क्रूशियल टाइम है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फार्मेसी ग्रेजुएट्स भाइयों के साथ जो सच में चाहते हैं कि हाँ, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट सिस्टम। और एवरी फार्मेसी ग्रेजुएट, जब भी मैं फार्मेसी में था, मैं सीपीएमटी का 14th रैंक होल्डर हूँ। अपनी ज़िद की वजह से अपनी एमबीबीएस छोड़ के बैठा हुआ हूँ। तो मेरी एक स्टोरी बहुत अलग है, लाइफ की बहुत पुरानी स्टोरी है। तो वो कभी ब्लॉगिंग कभी स्टार्ट किया मैंने, तब मैं वो सब चीज़ें शेयर करूँगा। तो मैं अपनी ज़िद से यहाँ पर आया हूँ। और एनी हाउ, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा हासिल होता है। तो
ये जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फार्मेसी भाइयों के साथ, लड़कियों के साथ, जितने भी हैं साथ के लोग, उनको बताइएगा कि जल्दी रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आने वाला है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जब रिक्रूटमेंट आएगा तो स्टेट की तरह एक या दो या चार पांच वैकेंसी नहीं आने वाली हैं, वैकेंसी काफ़ी सारी आने वाली हैं, करीब करीब 80 90 100 के करीब तक वैकेंसियाँ आएंगी। तो ये जब भी आएंगी आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। हाँ, मेरे से एक सवाल और बहुत लोग पूछा करते हैं कि सर ये एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट है जो ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए चाहिए होता है। 18 मंथ्स का शेड्यूल C1 का एक्सपीरियंस चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू एक्ट, जिसमें आपको C1 में आपने ड्रग्स के ऊपर काम किया हो, ठीक है ना। तो अगर वो आपके पास नहीं होता है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। 2011 में मैंने फर्स्ट टाइम यूपी एफडीए में एज अ ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया था, जब मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था और मेरे पास लिटरली कोई मेरे पास अपना वो नहीं था। ग्रेजुएशन किया था और मैं एमफार्म कर रहा था, तो मेरे पास उस टाइम कोई लिटरली एक्सपीरियंस नहीं था। तो दे हैव सेंड मी अ रिजेक्शन लेटर कि आपकी जो एप्लीकेशन है ड्रग्स इंस्पेक्टर वाली, आपकी वो रिजेक्ट कर दी गई है बिकॉज आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दैट टाइम आई वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड और मैं एक्चुअली ज़्यादा फील नहीं किया उस टाइम पर, क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ रहा था तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। चलो, मैंने कहा अभी शायद नहीं लिखा है ये पोजीशन मेरे नाम पर, तो हो सकता है कि अभी नहीं है सही वक्त, तो आने वाले टाइम में जब आएगा सही वक्त तो विल शेयर इट अबाउट इट। हाँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मेरे को जब मैं यहाँ 16 में ड्रग्स इंस्पेक्टर बना तो जो मेरा लैब का एक्सपीरियंस था, जो मैंने एज अ ड्रग्स एनालिस्ट काम किया था, वो मेरे यहाँ काम आ गया और मैं उस बहाने ये मेरी जो एक्सपीरियंस की नीड थी वो यहाँ पूरी हो गई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग हमारे डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री में लिखा कि ये जो एक्सपीरियंस है आपके, कुछ लोग हमें इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस देते हैं, कुछ लोग हमें अपना लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस देते हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एक्सपीरियंस देते हैं, कुछ आर&डी का एक्सपीरियंस देते हैं। इन प्रैक्टिकल आर&डी का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, लेकिन इस बार जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें काफ़ी सारे लोगों का आर&डी का एक्सपीरियंस भी कंसीडर उन्होंने कर लिया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया, क्योंकि जिन लोगों के पास आर&डी का एक्सपीरियंस था काफ़ी सारे लोग एलिजिबल नहीं हुए थे इंटरव्यू के टाइम पर, तो जिसकी वजह से काफ़ी घोच पोच हो गया था। तो वो केस चल रहा था, केस अभी भी शायद चल रहा है या हो गया है, काफ़ी सारे लोगों को कंडक्ट करके अपीयर भी कर दिया था एग्ज़ाम में। बाद में भी कुछ लोग हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन किए थे, शायद वही होगा। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी एम्बिग्यूटी है, तो इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए अब यूपीएससी ने एक लेटर भेजा था मिनिस्ट्री में। ये क्या है, तो फॉर योर गुड इन्फॉर्मेशन, फॉर योर गुड न्यूज़, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो आपका एफडीए है, दिल्ली एफडीए है, उन्होंने ये एक्सपीरियंस का जो नया रिक्वायरमेंट जो होता था वो उन्होंने ऑब्सलीट कर दिया है। दिल्ली में जो ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ आती हैं या जब भरी जाती हैं, अभी जो लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें उन्होंने कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं करी है। तो होपफुली अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी आएगी, हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस हटा के ही आए, या वो एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल रहेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा ब्राइट चांस होने वाला है आने वाले 1 2 साल के अंदर। जैसे ही रिक्रूटमेंट आता है आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब आपके पास एग्ज़ाम आए आप अपने नॉलेज को रिवैम्प रखें, आप रेडी रहें एग्ज़ाम को फेस करने के लिए, क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करने के लिए, कि आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इसको आपको गंवाना नहीं है। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आप सभी के लिए, जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेशर्स फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स हैं, पीएचडीज हैं, जो भी हैं। मैं जब फार्मेसी में था मैंने सिर्फ एक ही वो देखा था कि अगर कोई जॉब है इस प्रोफेशन में तो सिर्फ मुझे जो दिखाई देती थी वो ड्रग्स इंस्पेक्टर ही है। तो बस मैं ये सोचता था कि चलो अगर अब बनना ही है, जब हमने वहाँ वो मेडिकल लाइन छोड़ दिया है अपनी ज़िद की वजह से, तो अभी जब यहाँ पर हैं तो मेडिकल यहाँ छोड़ दिया है, अब यहाँ फार्मेसी के अंदर हैं, तो हम ड्रग्स इंस्पेक्टर तो एटलीस्ट बनना चाहिए हमें। अगर वो नहीं बने तो क्या फ़ायदा। फिर बढ़ते बढ़ते कॉलेज करते करते थोड़ा हुआ कि हाँ बिज़नेस करेंगे, ठीक है, ऑल दो बिज़नेस मेरा वाइफ करती है और होपफुली आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा करेगी, तो जॉब कैसे करना है आगे वो हम देखेंगे, प्लान करेंगे। लेकिन ये है कि फार्मेसी ग्रेजुएट है तो उसका सपना होता है ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना, तो ऑल दो मेरा सपना पूरा हुआ। और ड्रग्स इंस्पेक्टर बनने के साथ साथ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ड्रग्स इंस्पेक्टर बना, तो मैं मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर भी बन गया हूँ। मैं नोटिफाइड हूँ मेडिकल डिवाइसेस एज अ मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर। जो मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर होते हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग ही हो सकते हैं, स्टेट वालों को नहीं होती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए
और पूरा वीडियो देखिए। स्टडी कैसे करनी होती है, मुझसे काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर आपने कैसे स्टडी किया था। मैं आपको फंडामेंटली एक बात बता दूं, मैंने कभी किसी ड्रग से, ये तीनों एग्ज़ाम में मैं 3 जॉब कर चुका हूं सरकारी, 3 मैंने इंटरव्यू फेस किए हैं। मैंने किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए अलग से स्पेशली पढ़ाई नहीं की है। सिर्फ मैंने क्या किया था कि जब इंटरव्यू होता था तो उसे 2 या तो 3 दिन पहले मैं जो करंट अफेयर्स जो चल रहा होता था न्यूज़ से रिलेटेड कि क्या है मार्केट में, क्या चल रहा है, जीके का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स करंटली मार्केट में क्या क्या चल रहा है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसके ऊपर क्या हाइपोथेसिस है। पूरी स्टडी आपको पता होनी चाहिए, जितना चल रहा है मार्केट में, जो रिसेंट आपके चल रहे हैं, जो मेजर पॉइंट हैं, आपको सब पता होने चाहिए क्या चल रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि एक ना वो पैनल जो रहता है उनका, उसमें पैनल में एक जीके का एक्सपर्ट बैठा रहता है, वो आपसे कुछ ना कुछ इस तरीके के घूमे हुए क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, आपका माइंडसेट और स्किल सेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप इंटरव्यू देते टाइम कॉन्फिडेंस रखें, आपको ज़रा भी पैनिक नहीं होना है। क्योंकि पैनिक होके आप अपना इंटरव्यू पे कमांड छोड़ देंगे, तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको आंसर बहुत ही ज़्यादा प्रॉम्प्टली करना है। जैसा कि मैंने आपके साथ अपनी किसी एक वीडियो में शेयर किया होगा, जब मैंने यूपी एफडीए में एज ए एनालिस्ट इंटरव्यू दिया था, तो मेरे से गेट पे घुसते ही मेरे नाम के बाद उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछ लिया था कि ये जो प्लांट है, गमले में जो ये पेड़ रखा हुआ है, इसकी मुझे एग्जैक्ट लंबाई बताइए। अब आप बताइए कि एकदम से कोई आपसे ऐसा सवाल पूछ लेगा तो आपको एग्जैक्ट लंबाई देनी है, आप उन्हें कोई वेग आंसर भी नहीं दे सकते, आपको एकदम उन्हें एक्यूरेट आंसर देना है। अब आप लंबाई तो नापने नहीं लगेंगे यहाँ से बैठे बैठे, तो आपको आंसर ऐसा देना है कि आप उस चीज़ को भी जस्टिफाई करें और उनका जो क्वेश्चन है उसका आंसर इतना मीनिंगफुल निकले कि हाँ, वो बंदा भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मुझे पता था, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पहले ही बोला हुआ था कि बहुत उल्टे सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं वो, जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता है, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है। यू हैव टू यूज़ योर एप्टीट्यूड, और उसको आंसर इस तरीके से करना है कि वो आपका आंसर भी उस चीज़ को जस्टिफाई करता हो। तो मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ, तो मैंने उस बंदे को ये बोला, सर द लेंथ ऑफ दिस प्लांट, द लेंथ ऑफ दिस प्लांट, जो इस पेड़ की लंबाई है वो इसके आधे से डबल है। तो आप समझ सकते हैं मेरा आंसर भी वेग है उसके क्वेश्चन की तरह, इसके आधे के डबल इसकी लंबाई है, इसको आधा कर दीजिए, इसके आधे को आप जितना डबल करेंगे दैट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लांट। तो मेरा आंसर भी उसी के क्वेश्चन की तरह वेग था, लेकिन आंसर भी एकदम एक्यूरेट था। तो वो हंस पड़ा इस चीज़ को देख के। और उसके बाद एक टेक्निकल एक्सपर्ट था, उसने फिर फार्माकोलॉजी से लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। फार्माकोलॉजी इज़ वन ऑफ माय बेस्ट एंड फेवरेट सब्जेक्ट दैट टाइम। उसके मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। ही वाज लाइक मिसमराइज्ड बाय द वे आई हैव आंसर्ड दीज क्वेश्चंस। फार्माकोलॉजी आप बहुत टिप पर रखिएगा इंटरव्यू के टाइम पे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टिप पर रखिएगा, फार्मास्यूटिक्स टिप पर रखिएगा। अगर कोई फार्मेसी का वहाँ एक्सपर्ट जो बैठा रहता है, एक बैठा ही रहता है वहाँ पर, एक या दो, तो उसको वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर डॉक्टर होगा तो वो कॉलेजी से क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इसलिए आप अपनी फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, बेसिक जो फार्मास्यूटिक्स है, इसको थोड़ा कंठस्थ रखिएगा। और अगर आप मास्टर्स किए हुए हैं केमिस्ट्री से, तो आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप फार्मास्यूटिक्स से केमिस्ट्री किए हुए हैं, एम किए हुए हैं, अगर एम वाले अपीयर होते हैं, तो मैं उस केस में बता रहा हूँ। क्योंकि जब मास्टर्स करके कोई बंदा वहाँ इंटरव्यू दे रहा होता है तो उसको पता होता है आप मास्टर्स करके आए हो। और मेरे को क्या लगता है ना कि फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है, यहाँ हर तीसरा बंदा मास्टर्स है। क्योंकि मेरे साथ के लोग तो हर तीसरे बंदे पीएचडीज हैं। क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ लेते हैं कि वो पढ़ाई ख़त्म ही नहीं होती है, क्योंकि वो मन नहीं भरता, मतलब पढ़ते ही रहता है आदमी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप, अगर जिस आपकी जो कंसर्न, आपका स्पेशलाइजेशन है, उसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। मेरा सूटिक्स कमांड था, लेकिन फार्मास्यूटिक्स करने के बाद भी मैंने अपना वो वहाँ जो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस का आंसर का बोला, वो फार्माकोलॉजी बोला, बिकॉज ग्रेजुएशन के टाइम पर मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी फार्माकोलॉजी। आई वॉज इन डीप लव विद द फार्माकोलॉजी। मैं डिप्लोमा किया हुआ हूँ मैं। तो डिप्लोमा के 2 साल के अंदर ही मैंने के डी त्रिपाठी की पूरी बुक पढ़ ली थी। जो सिलेबस मुझे ग्रेजुएशन में लोग फाइनल ईयर तक करते हैं, वो मैंने 2 साल में कर लिया था। इट वॉज लाइक, ऐसा प्यार था मेरा फार्माकोलॉजी को लेके, आप समझ सकते हैं। तो इंटरव्यू में मैंने क्या ही आंसर दिए होंगे। फार्माकोलॉजी से रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपको ये रिसेप्टर पे कहाँ काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर डायरेक्ट पूछता है कोई।
ठीक है ना। ये इंटरव्यू का पार्ट हो गया। केमिस्ट्री से आपसे केमिस्ट्री के लिए आपके कैटलिस्ट पूछ लेंगे, रिएक्शंस में क्या होता है, क्या उसमें वेरिएबल्स रहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं लोग। और आपके फार्मास्यूटिक्स में आपके ग्रैनुलेशन से रिलेटेड, टैबलेट कंप्रेशन, ये जो भी फार्मास्यूटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, उन सारी चीज़ों के लिए क्वेश्चंस आपसे बेसिक पूछ सकते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम तैयारी करनी है आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो और डेडिकेटेड बना दूंगा, क्योंकि वीडियो अभी भी 15 मिनट का हो चुका है। इतना बड़ा वीडियो बनाने का कोई मीनिंग नहीं है, बट आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है, ताकि आप लोगों को एक अच्छा गाइडेंस मिले, वैल्यूएबल गाइडेंस मिले। क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि जो एक्चुअल में बंदा है, जो एक्चुअल में वर्किंग है, एक्चुअली जो प्रैक्टिकली वहाँ काम कर रहा है, बीइंग अ इंस्पेक्टर, बीइंग अ एनालिस्ट, बीइंग अ असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर, ऐसा कोई बंदा नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो बंदों को सही इन्फॉर्मेशन दे सके। अ लॉट ऑफ पीपल आर मिसगाइडिंग। सो मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई भी मिसलेड या कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मिले। आपको एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले विच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। ओके, तो मैं शायद घर पर आने के बाद में टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, क्योंकि मैं अभी ऑफिस से जस्ट निकला हूँ। घर पहुँचूँगा, आई जस्ट चेंज एंड रिवैम्प, और उसके बाद मैं जिम निकल जाऊँगा। जिम से आने के बाद मील्स, ये वो काफ़ी सारे काम होते हैं। काफ़ी सारी स्टडी करनी पड़ती है ऑडिट्स करने के लिए। जैसे मैं अभी नॉर्थ जोन में पोस्टेड हूँ गाज़ियाबाद में, हमारे CDSO के डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर है, जोनल ऑफिसेज हैं, तो मैं इस वक्त जोनल ऑफिस में पोस्टेड हूँ। जोनल ऑफिस का काम होता है, हमारे अंडर 5 स्टेट आते हैं। दिल्ली आपका आता है, आपका राजस्थान आता है, उत्तर प्रदेश आता है, पंजाब आता है, ये सारे, और एक और है, ये सब अगल बगल के उत्तराखंड आता है। ये सारे स्टेट हमारे अंडर आते हैं। तो इसके अंदर जितने भी ब्लड बैंक्स हो गए, आपके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हो गई, COPP होता है जो सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो एक्सपोर्ट के लिए करते हैं, आपकी ब्लड बैंक्स हो गए, ये हो गया, वैक्सीन्स प्लांट हो गए, आपके जितने भी आपके मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, वो सारे। इसके अलावा अलग प्रॉपर जो सैम्पलिंग का प्रोसीजर होता है वो सब रहता है। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं ये जो मिसलेनियस चलते रहते हैं, कोर्ट केसेस का काम होता है, तो इसलिए बिल्कुल भी लिटरली टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं अगर टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो इसलिए ज़रिया सोचा कि जब कभी भी मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, तब मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो ये मुझे तरीका सही लगा कि ऑफिस से आते वक्त जब भी मुझे अगर किसी से फ़ोन पे बात ही नहीं करनी है, तो वाई नॉट, आई स्पेयर दैट टाइम फॉर योर बेटरमेंट। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ तब शेयर कर सकता हूँ। अभी आप एक काम कीजिएगा कि अब आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर की स्पेसिफिकली तैयारी करनी है, तो आप ड्रग्स इंस्पेक्टर का UPSC का सिलेबस अभी डाउनलोड कर लीजिए। आपको गूगल पे मिल जाएगा वो सिलेबस, आप सिलेबस अभी डाउनलोड कर लीजिए। और अभी आपको करना कुछ नहीं है, 2 दिन आपको वो सिलेबस थॉरली रीड करना है। आपको एक एक टॉपिक का नाम उस पर से पढ़ना है सिलेबस पर से, कि सिलेबस में एक्चुअली आता क्या है, टॉपिक्स क्या आते हैं, सब्जेक्ट्स है, जो भी सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक्स क्या हैं जो कवर करने हैं आपको। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या है, तो आप एग्ज़ाम में अपीयर कैसे हो पाओगे। क्योंकि अब आपको करनी है तैयारी। आपने पूछा ना, आपको तैयारी करनी है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर रेफरेंस बुक्स से स्टडी किया है, देखो मैंने तैयारी नहीं की थी कोई भी, मैंने सिलेबस तक डाउनलोड नहीं किया था आज तक। ड्रग्स इंस्पेक्टर का मैंने सिलेबस नहीं देखा है अभी तक, मुझे ही नहीं पता एक्चुअल में सिलेबस क्या है। पर जिस टाइम पर मैंने ग्रेजुएशन किया था, मैं सारी रेफरेंस बुक से पढ़ता था। मैंने ऑलमोस्ट डिप्लोमा सेकेंड ईयर जब डिप्लोमा किया था, तो KD त्रिपाठी से, जैसे जब मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ी थी, मैंने कोग्नोसी के लिए कोकाटे पढ़ी थी, वो भी मैंने पूरी पढ़ चुका था। तो बहुत सारे रेफरेंस बुक जो होते हैं, अच्छे बुक्स हैं जो ग्रेजुएशन पर लोग इवन मास्टर्स में पढ़ते हैं। मैं फार्माकोलॉजी सिर्फ एक बुक से नहीं पढ़ी थी, मैंने लिपिन कॉर्ड भी पूरी पढ़ ली थी इन डिप्लोमा इवन। तो मैंने बहुत सारे बुक्स उस टाइम पे पढ़ लिए थे। तो मैंने रेफरेंस बुक से स्टडी किया था। तो उस टाइम पे मुझे एग्ज़ाम के लिए ना, मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं करी, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इस एग्ज़ाम को अपीयर करूँगा और शायद निकाल भी लूँगा, क्योंकि मैं एनालिस्ट बन चुका था और पोस्ट आई तो भर दिया था। और मेरे संग एक बहुत ट्रैजिक हादसा भी हुआ था मेरे फादर इन लॉ के साथ। तो दैट वाज अ डिफरेंट सिचुएशन कि मैं कैसे कैसे हुआ, और ये मेरे को उम्मीद भी नहीं थी मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि मैंने किस स्थिति में एग्ज़ाम दिया था मुझे ही पता है। तो जैसा भी है, आपने अगर रेफरेंस बुक से स्टडी किया है, तो आप बड़े आराम से एग्ज़ाम निकाल लोगे। आपको सिलेबस मैटर ही नहीं करता क्या है उसका, अगर आपने रेफरेंस बुक से स्टडी किया है। अगर आपने रेफरेंस बुक से पढ़ाई नहीं की है, सिलेबस निकालिए, डाउनलोड कीजिए,
एक एक टॉपिक को पढ़िए नाम से, सिर्फ टॉपिक पढ़ना है नाम, अभी उसके अंदर की आपको डेप्थ स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ आपको टॉपिक को पेरिफेरल तरीके से स्टडी करना है। आप जब टॉपिक को पढ़ेंगे आपको ये देखना है, डायरी में नोट करना है कि आपको वो टॉपिक के बारे में क्या नॉलेज है। आप अपने नॉलेज की परसेंटेज को एवेलुएट कीजिए कि ये जो टॉपिक लिखा हुआ है इसकी आपको डेप्थ में क्या नॉलेज है, आपको बेसिक्स पता है इसके नहीं पता है। अगर आपको बेसिक्स पता है या नहीं पता है वो आप उसके हिसाब से आप एग्जामिन करेंगे कि आपको किस तरह की बुक से आपको पढ़ाई करनी है। मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूँगा आपको रेफरेंस बुक से ही पढ़ाई करनी है। आप छोटी छोटी पतली पतली किताबों से ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कभी नहीं निकाल सकते। आपको अच्छे बुक्स ही पढ़ने पड़ेंगे। फार्माकोलॉजी जैसे पढ़नी है तो आपको KD त्रिपाठी पढ़नी पड़ेगी। केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपकी केमिस्ट्री की क्या नाम आती है किताब का, मेरे को एक्चुअली सारी बुक्स के नाम अब याद नहीं है, पढ़ाई से रिश्ता छूट गया है अब। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, WHO, TRS, ये सब डॉक्यूमेंट्स में हम लगे रहते हैं, तो अब बुक से इतना रिश्ता रहा नहीं है। फार्माकोलॉजी से तो ये है कि हमेशा से प्यार रहा है तो उसको छोड़ा जाता नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे बुक्स के बारे में है ना, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मैंने एक मेरा जो हाईलाइट है मैंने उस पर वो चीज़ सेव करके रखी हुई है कि किस तरीके की बुक से आपको पढ़ाई करनी है। आप प्लीज़ मैं आपके इसमें यहाँ पर मैं अपने चैनल का जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मैं इस पर यहाँ पर मैं आईडी लिख देता हूँ, और ये आईडी पर आप जाइएगा और उस आईडी पर जाने के बाद आप वो देखिएगा। यहाँ नहीं लिख पाऊँ तो मैं हाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे रहा हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम का आईडी, आप वहाँ देख लीजिएगा। और वो जो हाईलाइट्स वाला सेक्शन होता है वहाँ Q&A करके एक मैंने बनाया हुआ है सेक्शन, आप वहाँ जाके चेक करिएगा। मैं जर्नली वहाँ पर आता भी हूँ और कुछ Q&A अपने इंस्टाग्राम पर करता हूँ, लोगों से क्वेश्चंस भी पूछता हूँ, लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर भी करता हूँ जस्ट टू हेल्प देम। तो और वो Q&A मैं फ्रीक्वेंट बेसिस पे करता रहता हूँ। अब जितना बड़ा मेरा फार्मेसी के बच्चों का या लड़कों का अपने साथ के भाई लोगों का अपना ये सर्कल बनेगा, मैं उसके हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करूँगा। अभी मेरा सर्कल बहुत ही कम है। अभी मेरे को ज़्यादातर लोग जो जानते हैं या पहचानते हैं वो वही हैं जो फिटनेस से रिलेटेड है, और जो मैं कॉमेडी वीडियोज़ में आजकल कर रहा हूँ टाइम, क्योंकि लाइफ ना इतनी सीरियस हो चुकी है कि लाइफ से फ़न ख़त्म हो गया है, तो बस थोड़ा ऐड ऑन करने के लिए, थोड़ा रिवैम्प फील करने के लिए मैं वो सब करता हूँ। तो मेरी ऑडियंस वहाँ वो वाली ज़्यादा है। फार्मेसी ग्रेजुएट जो हैं जिनको हेल्प चाहिए वो मेरी ऑडियंस है नहीं है। तो अगर वो ऑडियंस मेरी बन जाएगी तो उसके हिसाब से मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अपलोड्स या फ्रीक्वेंसी फॉर मेकिंग वीडियोस, जैसे मैं वीकेंड पर टाइम निकालता हूँ पर वो टाइम मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ अपने अलग तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। तो जब मेरे को लगा कि हाँ मेरी ऑडियंस बढ़ चुकी है और दे रियली नीड माय एड्रेसल, तो मैं डेफिनेटली आई विल प्रॉमिस यू गाइस कि मैं उसके लिए भी टाइम निकालूंगा, और मैं उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनकॉर्पोरेट करके अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, इनपुट दे सकता हूँ, वो मैं आपको दूंगा। अभी के अभी आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, थॉरली पढ़ लीजिए। दूसरा, आप अभी से जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है उसको थॉरली पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सेंटर के लिए अप्लाई करना है, आप सारे स्टेट के जितनी भी जगहों पर ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलेंगी आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से अप्लाई कीजिए, अच्छे से पढ़िए, सिलेबस सबका सेम होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं लगभग, तो आप इजीली कैरी ऑन कर सकते हैं सारी चीज़ों को पैरेलल लेके। तो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है और इसी तरीके से आपको आगे चलना है। तो मैं आगे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट। और कमेंट्स में आप मुझे बताइए सारे लोग जो भी इस वीडियो को देखते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए कि आप स्पेसिफिकली क्या क्या जानना चाहते हैं। मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। जॉब पार्ट को लेके काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि सैलरी कितनी होती है आपकी, तो वो सारी चीज़ें भी मैं बता दूंगा आपको। सैलरी यहाँ एज अ ड्रग्स इंस्पेक्टर की क्या सैलरी होती है ऑफिशियली, आपके असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर की सैलरी क्या होती है, आपके एनालिस्ट वाले प्रोफेशन में आपकी सैलरी क्या बनती है। मैंने जो लास्ट सैलरी रिसीव किया था उस सब की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो एक आपको ब्रीफ आइडिया लग जाएगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जो भी आपके क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैं आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल के बताइए। मैं सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा और डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि वो सारे वीडियो में एड्रेस हो सकें। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।